स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। स्टोशियोमेट्रिक आपने कर ही लिया था। स्टोशियोमेट्रिक में देखा था एलिमेंट्री में दो कैटेगरीज़ में आता है, वैकेंसी में और इंटरस्टिशियल में, और इसी तरह से वो सॉल्ट में आ रहा था, फ्रैंकल और शॉटकी में। ठीक है, अब हमारे पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक को देखो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी। देखो मेटल एक्सेस के दो केसेस हैं आपके पास, एक एनायनिक वैकेंसी और दूसरा है एक्स्ट्रा कैटायन। देखो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हर बार एग्ज़ाम में रहेगा यूटी वगैरह में, आप देखिएगा स्कूल वगैरह में भी। वहाँ पर ना उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है NaCl का। NaCl का क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। NaCl का क्रिस्टल है और आपको पता ही है कि इसके यहाँ पर जो है कैटायन लाई कर रहा है, यहाँ पर कैटायन है आपका, यहाँ पर आपका कैटायन है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको जो है Na वेपर्स की फॉर्म में हीट करते हैं। वहाँ पर लिखा होगा व्हाट हैपन्स इफ सोडियम क्लोराइड इज़ हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर्स। Na वेपर्स की फॉर्म में हीट करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको Na वेपर्स की फॉर्म में हीट करेंगे तो क्या होगा, जो एक क्लोराइड आयन है वो यहाँ से अपनी पोजीशन को लीव कर देगा और ऊपर आके जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम एटम के साथ कंबाइन करके NaCl बनाएगा, प्लस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। तो वो पोजीशन जहाँ से क्लोराइड आयन मिसिंग है, क्लोराइड आयन मिसिंग है, ये हमारा क्या नाम है, एनायनिक वैकेंसी कहलाती है। ये पोजीशन क्या कहलाती है, एनायनिक वैकेंसी। अब इस एनायनिक वैकेंसी को ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुआ है ये आकर ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि याद होगा पीछे मैंने केस बताया था कि जो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वो एनायनिक वैकेंसी डेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एब्सेंटर। एफ जो वर्ड है यहाँ पर फेबर से आया है, जर्मन वर्ड है फेबर। याद होगा कि इसका मतलब होता है कलर। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइब्रेट करके इस वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को येलो में कन्वर्ट करेगा, येलो में। इसी तरह आपको NaCl देखना है, इसी तरह LiCl का केस देखना है, इसी तरह आपको सीजियम क्लोराइड का या केस पोटेशियम क्लोराइड का केस होगा वो देखना है, और सीजियम क्लोराइड का केस देखना है कि इनके क्रिस्टल्स को इनके कैटायन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इनके मेटल की फॉर्म में हीट करेंगे, मेटल वेपर्स की फॉर्म में, तो वो भी एक कलर देंगे। तो उनके कलर देने का रीज़न भी यही एब्सेंटर का कंसेप्ट होगा। बेटा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा इस वाले कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि वाई NaCl ऑन हीटिंग गिव्स येलो कलर। तो येलो कलर क्यों देता है, कि जब हम उसे हीट करते हैं तो क्लोराइड आयन अपनी वैकेंसी को लीव करके सरफेस पे आता है, वहाँ सोडियम एटम के साथ कंबाइन करता है तो और इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये NaCl- के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, Na+ रिएक्ट करेगा। तो ये Na जो है Na+ में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, जो Cl- के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इसी वैकेंसी में आके ट्रैप हो जाता है, जो वैकेंसी एनायन ने रिलीज़ की थी, जिसे एनायनिक वैकेंसी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके जो है कलर प्रोड्यूस करता है। तो वो एनायनिक वैकेंसी जिसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है डेट इज़ कॉल्ड एब्सेंटर। एब्सेंटर वर्ड, एफ क्या वर्ड है, फेबर का मतलब है कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरा केस है कि एक्स्ट्रा कैटायन वाला ZnO का है। जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वो Zn2+ आयन करेगा, प्लस में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। ठीक है, प्लस में जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, जो ये ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म में जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी आपके पास, जो वो ZnO का क्रिस्टलाइन फॉर्म था, इसमें
जिंक आयन जो है एक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा ताकि ये न्यूट्रल रहे, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी क्या नाम है, इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ZnO भी वाइट होता है, ऑन हीटिंग ये भी जो है येलो कलर प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस करता है क्योंकि ऑक्सीजन जब रिलीज़ होता है इसके हीटिंग से तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है नेबरिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनायन तो हट गया, मेटल एक्सेस में हो गया, तो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। अब हम ये मेटल डेफिशिएंसी का केस है। मेटल डेफिशिएंसी में एक्चुअली में क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी के केस में मेटल डेफिशिएंसी वाले केस में दरअसल जैसे आपके पास उसका केस है कि एग्जांपल में भी दिया हुआ है, NaCl का क्रिस्टल है, क्या होगा इफ़ इसमें स्ट्रोंशियम डाल दें, हम स्ट्रोंशियम का आयन ऐड करें तो वो क्या करेगा, जैसे देखो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये इस तरह से हाँ ठीक है, ये इस तरह से करके स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, कैटायन है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, Sr2+ ऐड कर रहा है। अब देखो Sr2+ ऐड होगा तो Na पे तो क्या चार्ज होता है +1 और Sr पे क्या चार्ज है 2+। तो एक Sr2+ को डालने के लिए हमें 2 Na हटाने पड़ेंगे क्योंकि इसको क्या रखना है, हमें न्यूट्रल रखना है। तो वो एक Na यहाँ से हटेगा तो दूसरा Na कहीं से भी हट सकता है, सपोज वो यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो आपके पास एक जगह तो स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा लेकिन दूसरी वैकेंसी क्या हो जाएगी, एम्प्टी रह जाएगी, दूसरी वैकेंसी क्या होगी, एम्प्टी रह जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो केस था आपका, ये मेटल डेफिशिएंसी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसे, NaCl का क्रिस्टल था और हमने उसमें जो है स्ट्रोंशियम आयन ऐड कर दिया। अब स्ट्रोंशियम आयन की वैलेंसी है 2+ और Na की वैलेंसी कितनी है +1। अब एक स्ट्रोंशियम आयन को स्पेस देने के लिए हमें 2 Na हटाने पड़ेंगे ताकि हम चार्ज को न्यूट्रलाइज रख सकें, ठीक है। 2 प्लस के लिए 2+ हटाने पड़ेंगे। अब यहाँ 2+ का मतलब है हमें 2 सोडियम एटम को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब एक वैकेंसी को तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरी वैकेंसी खाली रह जाएगी, इसे वॉइड भी बोलेंगे, ठीक है, और वैकेंसी भी बोलेंगे, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, वैकेंसी भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके मेटल डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है। अब है स्टूडेंट्स आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो मैंने बोला था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का जो टॉपिक है हमारे पास, ये फिजिक्स में है, हमारे पास सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो नहीं, बेसिकली वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम ये कंसेप्ट ऐड करेंगे, ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो इसमें क्या है, बेसिकली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 टर्म भी है, मैं सॉरी 2 टर्म भी हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। एक इंट्रिंसिक यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर आपको पता है क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। दे आर नॉट परफेक्टली कंडक्टर्स लाइक कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी नहीं होती उनकी परफेक्टली मेटल्स की तरह, और जो क्या नाम है इंसुलेटर होते हैं उनकी तरह वो नॉन कंडक्टर भी नहीं होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी मिड में लाई करती है, ठीक है। तो एक इंट्रिंसिक, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं। उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ भी उसमें ऐड करते हैं, जो भी हम ऐड करते हैं उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, डोपिंग। और ऐड करने पर जो हम ऐड करते हैं उसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। जो हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं उस सेमीकंडक्टर को, एडिड डॉप्ड सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एप्लीकेशन को अभी डिस्कस करेंगे। तो इम्प्योरिटी के ऐड कंसेप्ट को जो है डॉपिंग बोलते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ जैसे आपको फिजिक्स में समझाया जाएगा। जैसे देखो आपको पता है कि सिलिकॉन जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर है,
सिलिकॉन जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर है। अब सिलिकॉन में क्या है, एक सिलिकॉन का एटम ये है, दूसरा ये, मैं क्रिस्टल को ही ले लेता हूँ, सपोज हम इसी को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, टॉपिक में कोई दम नहीं है, एक बार ध्यान से करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसकी वैलेंसी होती है 284। इट मीन्स देखो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन एटम है, मैं इसको टारगेट करता हूँ, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से इस वाले एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले का ये इलेक्ट्रॉन है और इस वाले का ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन सारे एटम्स का मैंने ये बता दिया है आपको। अब देखो, और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होगा। इफ़ कंसेप्ट है कि इफ़ सिलिकॉन एटम जो है यहाँ से मिसिंग हो, ठीक है, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो जब ये वैकेंसी जनरेट होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन भी तो लेके निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। तो इट मीन्स देखो ये जो है वैकेंसी कहलाती है। और ये जो है मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग इन पोजीशंस को जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा था इस एटम के जाने से इन्हें होल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फिर बता रहा हूँ, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अरेंजमेंट में से एक सिलिकॉन का एटम मैंने हटा दिया है तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलेगा। तो वो कितने होल्स प्रोड्यूस करेगा? 4। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना दो तरह की इम्प्योरिटी ऐड की जा सकती हैं। एक वो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी, जैसे एल्युमिनियम हो या गैलियम हो। आपको पता ही है कि इसकी जो वैलेंसी कितनी होती है? 3। अब ये 3 ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन मेरे पास होल कितने हैं? 4 होल्स हैं। तो कंसेप्ट क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मैं यहाँ पर कोई ऐसी ऐसी वैलेंसी डालूँ यहाँ पर, ऐसा एलिमेंट ऐड करूँ, इम्प्योरिटी ऐड करूँ जो 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। जैसे सपोज फॉस्फोरस ऐड कर दिया, ठीक है, फॉस्फोरस ऐड कर दिया, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5। अब इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स कम हो जाएंगे। तो देखो 2 तरह की मैंने डॉपिंग करी है, एक तो लेस इलेक्ट्रॉन वाले की, देन द वैलेंस रिक्वायर्ड जो होल्स रिक्वायर्ड से, एक होल से एक्स ज़्यादा वाले की। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसमें ज़्यादा ऐड हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और होल्स कम हैं, तो इस तरह के डॉपिंग से जो सेमी कंडक्टर जनरेट होगा उसे एन टाइप बोलेंगे, एन टाइप। और इस तरह की डॉपिंग से जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे प्रोवाइड करने वाले के और होल्स क्या थे? ज़्यादा थे, हमारे होल्स एम्प्टी रह जाएंगे। तो इस तरह के डॉपिंग से जो सेमीकंडक्टर जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पी टाइप। तो हमारे पास ये 2 टाइप का होता है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप होता है जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और एक जो है पी टाइप होता है जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इसको लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो उससे टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि 2 तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप का और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप का। ठीक है, कैसे जनरेट होता है मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया है। एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो आप बाद में फिजिक्स में भी पढ़ लोगे, फिलहाल तो आप 2 ही चीज़ें याद रखिएगा कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर से हमारा, इसको एक तो ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर होता क्या है, मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। एक जो है रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली एक इस तरह का सेटअप होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल याद रखना, ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है और जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। तो ये एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज़ है। डायरेक्ट याद कर लेना, 2 ही पॉइंट सफिशेंट है। एंट्रेंस वगैरह में बोर्ड वगैरह में या स्कूल के यूटी में 1 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे लास्ट में जब आएगा बोर्ड में तो जब तक आप फिजिक्स में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके होगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखो, हमें कुछ भी यहाँ डिटेल में नहीं जाना, आपको पता ही है कि भाई हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर हैं तुम्हें पता ही है उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती नहीं है, 0 लेके चलते हैं। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में बिटवीन लाई करती है, इन बिटवीन लाई करती है। तो देखो कंडक्टर को, इंसुलेटर को और इनको कैसे बैंड थ्योरी के बेस पे सिर्फ इतना याद रखना है, डायरेक्ट डायग्राम याद कर लेना, बाकी एनसीईआरटी में पढ़ लेना कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, ठीक है। एक्चुअली में बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक वैलेंस बैंड होता है एलिमेंट के अंदर, वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्शन का काम करते हैं। तो कंडक्टर में जो है ये दोनों ओवरलैप करते हैं, कंडक्टर में ये दोनों ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर में इनके बीच में ना एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। और ये जो एनर्जी गैप है इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये भी फिजिक्स में पढ़ोगे आप 12th में, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो एनर्जी भाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमें वेरी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी होती है, जो हम मोस्टली नॉर्मल कंडीशंस पे कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उससे प्रोवाइडेड नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लेस होता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो और ये ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मैं पक्का नहीं कह सकता, फिजिक्स में याद कर लीजिएगा, हो सकता है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में भी लिखा हो। तो बैंड थ्योरी के बेस पे आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बतानी है। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ओवरलैप करते हैं और इंसुलेटर में जो है लार्ज एनर्जी गैप होता है और इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में जो ये एनर्जी गैप है ये लेस होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है कम होता है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो आप, वो शायद आपका एक करंट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा। कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ लोगे, नो इशू इट इज़, ठीक है। अच्छा, सेमी कंडक्टर्स की कुछ बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके वहाँ पहुँचने लग जाते हैं इंसुलेटर उसमें कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लास्ट है आपका टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर ये 2 टर्म तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो, डाई मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिन्हें मैग्नेट जो है रिपेल करता है, स्लाइटली रिपेल करता है, और इनमें क्या होता है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, पर मैं इन दो चीज़ों को एटम, आयन और मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन लेता हूँ हमेशा। एटम, आयन और मॉलिक्यूल की, एटम और आयन की क्लासिफिकेशन में या मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन में लेता हूँ इसे। ये तीनों जो हैं आपके पैरा में आपको पता ही है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है स्लाइटली वीकली अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। अब आपके पास है फेरो, फेरी और एंटी फेरो। देखो फेरो में, फेरी में और एंटी फेरो में क्या है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को परमानेंट मैग्नेट भी बोला जाता है। ये आपको स्पेशल क्वेश्चन कर लेना है, वहाँ से रीड करके आपसे पूछा जाएगा कि वाई दे बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट्स। मैं इसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो बेटा ध्यान से समझना, एक्चुअली में तुम्हें पता है कि ये सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। सब्सटेंस यहाँ भी टर्म लिखी होगी, लेकिन पजल मत होइएगा, ये एटम आयन का कंसेप्ट होता है। सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस में होंगे भी तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल ही होंगे, तो यही, ठीक है। फेरो में क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पर जो एटम, आयन या जो भी मॉलिक्यूल होंगे इस सब्सटेंस के अंदर, इनको जो है डोमेन वर्ड यूज़ करेगा वो, डोमेन, ठीक है। तो फेरो में क्या होगा, फेरो में
जितने भी डोमेन होंगे वो सारे पैरेलल अरेंज्ड होंगे। पैरेलल अरेंज्ड का मतलब है कि सबकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है, और जहाँ करंट होता है आपको पता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये सेम डायरेक्शन में होगा। देखो फेरी में क्या होगा, फेरी में सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, कुछ डोमेन्स जो है एक दूसरे के उसको रोटेशन को जो है कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ये देखो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग हैं तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इसमें से कुछ एंटी पैरेलल हैं। कुछ क्या हैं, एंटी पैरेलल है, ऑल नहीं है, कुछ एंटी पैरेलल हैं। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा सिर्फ इन्हीं का मिलेगा। इट मीन्स इस सब्सटेंस के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बट डोमेन्स जो है सारे डोमेन्स पैरेलली अरेंज्ड नहीं होंगे, कुछ एंटी पैरेलल होंगे जो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, और हमें लेस रिजल्ट ऑब्टेंड होगा, लेस रिजल्ट ऑब्टेंड होगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास एंटी फेरो। एंटी फेरो में क्या होगा, सारे डोमेन्स एक इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स एंटी पैरेलल होंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेट है, जो सब्सटेंस है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद वो सब्सटेंस जो है जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा, यानी कि वो कोई भी मैग्नेटिक करैक्टर वो शो नहीं करेगा। तो कोई भी मैग्नेटिक करैक्टर नहीं शो करने वाले सब्सटेंसेस भले ही डोमेन्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बट वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंटी फेरो की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, सारे डोमेन्स पैरेलल डायरेक्शन में होंगे तो फेरो, कुछ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो फेरी, और सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो एंटी फेरो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं दो पॉइंट आपको दे रहा हूँ मैं। एक तो देखो आपको इनके एग्जाम्पल टिप्स पे कर लेना, एग्जाम्पल्स टिप्स पे कर लेना। और कहाँ से एग्जाम्पल्स टिप्स पे करने हैं, एनसीईआरटी से। एंट्रेंस वाले तो रट लेना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो मोलिक्यूल देगा और पूछने बैठ जाएगा, बताओ जी ये किस तरह का है। ठीक है, एंटी है, फेरो है, फेरी है, या किस तरह का। वैसे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से एग्जाम्पल का ही होगा। जेई में तो बहुत आता है, जेई एडवांस में भी और मेन में भी। ठीक है, तो मेन वाले तो सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले ही होते हैं। एक क्वेश्चन में ये बता दिया मैंने कि भाई जो फेरो है, फेरो परमानेंट मैग्नेट का काम क्यों करता है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, परमानेंट मैग्नेट का काम क्यों करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर वैल्यू है जिस पे फेरो जो है किस में बदल जाता है, फेरी में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं, और इनकी सब की डिफ़ाइन बेसिकली डोमेन्स के बेस पे कर लेना, विद फिगर आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन भी करनी होगी। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए थे, किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं है। हाँ, एक कुछ ना अंदर क्वेश्चन बच गए हैं आपके, और वो क्वेश्चन डिफेक्ट के बाद के पोर्शन में हैं, डिफेक्ट के बाद देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वो समझ में आ रहे हैं तो। नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन्हीं 3 क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चंस हैं वो, मैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा आपको। ओके, टेंशन फ्री रहिएगा, कभी सोचो कि सर ने वो क्वेश्चन कराए नहीं है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। और आपका सॉलिड स्टेट जो है 99% कंप्लीट हो गया है, ओनली 1% में सिर्फ ये पोर्शन बचा हुआ है। कोई भी डाउट हो बेटा हेजिटेट मत होना पूछने के लिए, एक बार तो कंसेप्ट क्लियर करके रखो। ओके, ठीक है, बाय।